मालिनी जी, हम संस्कृति की बात कर रहे थे। भारत की जो संस्कृति है, आप तो अभी जैसा बताई थी 20 साल पहले भी गई थी, ये हम क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात की नहीं, हम वाइब्रेंट भारत की बात करते हैं। 20 साल पहले का जो भारत की तस्वीर विदेशों में आप देखती थी, और आज 20 साल बाद जो भारत की तस्वीर लोगों के मन में छवि, विशेष तौर से वेस्टर्न कंट्रीज, वाइट मैन जो लैंड होता उनके वहाँ जाकर, क्या कुछ परिवर्तन नज़र आता है आपको, और किस तरह का परिवर्तन है ये? अभूतपूर्व परिवर्तन है, अभूतपूर्व परिवर्तन है। और ये एक कह सकते हैं कि एक कल्पना से परे परिवर्तन है। और इसके लिए फिर से गुजरात में बैठ कर के ये कहना ही होगा कि ये परिवर्तन आया ही है देश में गुजरात के ही बेटे के कारण, नरेंद्र भाई मोदी जी। इसमें कोई दो राय नहीं, ये इतना अकल्पनीय है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। अभी अमेरिका में 2 महीने पहले न्यूयॉर्क में मेरा कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम के बाद वहाँ पे उस्ताद अमजद अली खान साहब का मेरा कार्यक्रम था। रात में भोजन चल रहा था और बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा के लोग थे, तो काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया वहाँ पे उनसे हमारी वार्ता चल रही थी। अनौपचारिक संवाद में ऐसे ही मैंने कहा कि अब तो यहाँ पे चुनाव की पुनः तैयारी हो गई है यूएस में, तो क्या उम्मीद है कि रिपब्लिकन्स आ जाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेट से उतने दुखी हैं अमेरिकन्स। उनका जवाब आपको बड़ा निष्फिक्री से था। उन्होंने कहा फर्क क्या पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिन गए मालिनी जी, ये कोई भी आएगा, अब उनकी ज़रूरत है भारत। हमें अब जानने की और इसकी पहचान करने की और इस पर मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं कि डेमोक्रेट्स आएंगे रिपब्लिकन, अब जो भी आएगा भारत अमेरिका की अब अनिवार्यता है। मैं सोच नहीं सकती थी, जो आपने बात बोली, 20 वर्ष क्या 10 वर्ष पूर्व भी एक ऐसी बात की कल्पना कर सकूं। और भारत ने दमखम के साथ अपनी जगह बनाई। यदि मैं एक हालिया वैश्विक परिस्थिति के बारे में कहूं तो मैं कह सकती हूं कि 3 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जो मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे विश्व में असर डालेगी। हमास का ये जो आक्रमण हुआ है इजराइल पर, और बिना देर लगे देश के प्रधानमंत्री ने एक निर्णय ले लिया और इजराइल के साथ, अपना विश्वास, अपनी संवेदना प्रकट कर दी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी और सरकार में हुआ होता। ये जो स्पष्टता है, वाइब्रेंसी का अर्थ क्या है? वाइब्रेंसी तो आभा मंडल है। आभा मंडल तब दमकता है जब आपके भीतर विचारों की स्पष्टता हो और ईमानदारी हो, वो अब दिखती और उसकी साख पूरे विश्व में दिख रही है। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ मैं बतौर कलाकार, देखिए मैं गाती हूँ पारंपरिक गीत, मुझको तो विश्व में वही देश बुलाएगा या वही समाज बुलाएगा जो अपने संस्कारों से जुड़ा है। बाकी लोगों को बुला सकते हैं, बैंड को, बॉलीवुड आर्टिस्ट्स को, मुझे वही बुलाएगा जो परंपरा से जुड़ा है। मैं देख रही हूँ हालिया मेरी जो यात्राएं वो प्राइवेट यात्राएं हैं, सरकारी यात्राएं नहीं है। यानी अब भारतीय विदेश में इतना सबल है कि वो परंपरा से जुड़े। अपने छठ मनाने पिछली बार मैं ऑस्ट्रेलिया बुलाई गई, नवरात्रि के लिए, गरबा के लिए डीसी बुलाई गई। तो आप सोच सकते हैं कि ये अपने देश पर अभिमान करना, अपनी संस्कृति पर अभिमान करना, ये पूरे वैश्विक जो संदर्भ में भारत में जिस प्रकार का एक, मैं कह सकती हूँ ये एक यदि कहूँ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कालखंड है, और इसमें हम उसके कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा बन रहे हैं, उसके हेतु बन रहे हैं, हम लोगों का सौभाग्य है। मैं आज आप लोगों को एक थोड़ा सा ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, एक कहानी सुना करके आपको एक गर्व करने लायक एक उदाहरण देती हूँ। 16वीं शताब्दी की बात है, 1558। इतनी पुरानी बात है, अकबर के दरबार में उनके नवरत्न और भारतीय संगीत के पुरोधा कहे जाने वाले तानसेन, उनके बारे में ये प्रचलित था कि तानसेन दीपक राग गाते तो दिए जल जाते, आग लग जाती थी, दिए जल जाते थे। और अकबर संगीत के रसिक तो थे, राजा भी थे, हठी थे, तो उन्होंने दीपक गाने का अनुरोध किया और तानसेन ने बहुत मना किया कि आप मेरी परीक्षा न लें। इससे पहले मल्हार गाकर वर्षा हो चुकी थी, लेकिन अकबर नहीं माने। तानसेन दीपक गाते हैं, दीपक जल जाते हैं, पर्दे जलने लगते हैं।
अकबर आंख बंद किए, राजा को कौन मना करे, होते होते आग ऐसी जलती है कि उसमें झुलस करके तानसेन स्वयं झुलस जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में ये होता है, जो कथा है वो यही कि वो घूम घूम करके कि कौन ऐसा है जो इस अग्नि को शांत करे। उन तक सूचना आती है कि नरसिंह मेहता जी के परिवार की वडनगर में 2 बेटियां हैं, जुड़वा बहनें, ताना और रेरी। वडनगर में ताना और रेरी 2 बहनें जो ऐसा गाती हैं कि वे चाहें तो मल्हार गाकर वर्षा कर दें और तानसेन को वहाँ पर शांति मिल सकती है। तानसेन जाते हैं और वो दोनों बहनें मल्हार गाती हैं और तानसेन को वो शांति मिलती है। वो कुछ दिन तानसेन वहीं रह जाते हैं और दोनों बेटियों को शिक्षा देते हैं, उनसे सीखते भी हैं। अकबर को जो खबर मिलती है तो अकबर तुरंत उन दोनों बेटियों को अपने दरबार बुलाते हैं। लड़कियां जाने से मना कर देती हैं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि हम अपने ग्राम देवता को ही संगीत सुनाएंगे। उस समय कन्याओं का महल जाना, दरबार गाना वैसे भी एक सामाजिक रूप से बहुत बड़ी एक कह लीजिए अवांछनीय एक कह लीजिए सोच थी उस समय। अकबर को ये स्वीकार नहीं होता, सत्ता का दंभ भी था, और वो सेना भेजता है ताना रेरी को लाने। सेना आ पाए उससे पहले ताना रेरी गांव के उस कुएं में ही कूद करके जल समाधि ले लेती। ये एक भारत की एक ऐसी घटना है, आज हम हमास की वीडियो देख करके समझ सकते हैं कि 1000 वर्ष भारत ने भी क्या क्या झेला होगा। जब ये बेटियां जल समाधि ले लेती हैं तो अकबर हतप्रभ रह जाता। घटना समाप्त हो गई, समय बीता, लेकिन लोक संस्कृति में ताना रेरी की एक कथा इस प्रकार बन गई कि वहाँ के ग्राम के लोग आज भी ताना रेरी की पूजा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनते हैं गुजरात के, और वडनगर से उनका आप जानते हैं, उनको ये बात पूरी पता चलती है, और 2010 में वे ताना रेरी में एक भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं और सांस्कृतिक उत्सव का निर्माण करते हैं कि इन दोनों बहनों के बलिदान और उनके संगीत की महानता पे आज देश में तानसेन महोत्सव हो सकता है। ताना रेरी को कोई नहीं जानता। ये वाइब्रेंसी है। अपनी कहानी हम बताएंगे विश्व को, अपनी कहानी हमारा क्या इतिहास रहा, ये जब तक हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं विश्वास करेंगे, हम सबको नहीं सुनाएंगे, दूसरा कौन सुनाएगा। हम तो विजेता की कहानी सुनते आए और विजेता के इतिहास को ही अपना इतिहास मानते आए। अपना इतिहास जो समाज नहीं सुनेगा और दूसरों को नहीं सुनाएगा, वो वाइब्रेंट हो ही नहीं सकता। ये प्रधानमंत्री मोदी की मैं आपको, और ये मुझे भी कथा सुनाई किसने, जो हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय राज्यपाल हैं यशस्विनी आनंदीबाई पटेल जी, वो उस समय संस्कृति मंत्री थी। ये उनके समय की घटना है, और उन्होंने बताया कि कैसे रातों रात उनको प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, कि भव्य मंदिर बने। आज ताना रेरी अपने आप में कितना बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है। दूसरी मैं आपको यहाँ पर ये बात बताऊं कि गरबा जो है, ये अभी गरबा देखिए, बच्चे अभी इसी उत्साह से ही प्रसन्न होंगे कि हम लोग, मैं आ रही थी, मुझे लग रहा था कि हाय ये पांचजन्य का उत्सव 4-5 दिन बाद क्यों नहीं हुआ, नहीं तो हम भी एक दिन जो है गरबा में हाथ अपने जो है डांडिया में अपने जमा लेते। नहीं, वो तो इन लोग के सामने हम लोग क्या सुनाए। नहीं, बिना सुनाए आप कैसे चली जाएंगी, सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सुनाना तो पड़ेगा। देखिए, ये जो गरबा है, ये सभी जानते हैं कि हम विश्व भर में गरबा गरबा कहते हैं, ये आपको पता है। गरबा यानी गर्भदीप, ये पता है ना आपको, यानी कि गर्भदीप यानी हर स्त्री के गर्भदीप में जो शक्ति है, जो सृजन करती है, ये उसका उत्सव यानी शक्ति का उत्सव। इसीलिए गोला बना करके एक मंडलाकार आकृति में नृत्य किया जाता है, और 3 ताली बजती है ना, कैसे ये 3 तालियों से जो आवाज निकले, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी इन तीनों की शक्ति से जो ध्वनि निकले, वही माँ अम्बा हैं, वही अम्बे हैं जिनकी आराधना होती है। और सबसे बड़ी गरबा की देखिए प्रसिद्धि, और मुझे लगता है आज लोकप्रियता या वाइब्रेंसी, वैश्विक वाइब्रेंसी इस प्रकार की है कि वे सारे गाने जो भोजपुरी में है, अवधी में है, फिल्मी में है, एक बार गरबे की बीट शुरू हो गई, एक बार वो धुन शुरू हो गई, हम लोग सारे गाने उसमें गाते हैं। हे राम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हे शेरा वाली
और जोता वाली दे बना दे मोरे काम सावरे। हे राम रे आ जाए वही वाली राम शेरा वाली ओ मैं जोता वाली बिगड़े बना दे मेरे काम सावरे। अब ये देखिए इसी में भोजपुरी गाना आता है। खोलो ना खोल कपाट मोरी मैया, अरे कब से खड़ी मोरी मैया देखो, कब से खड़ी मैया लई के सैया, अरे बलमाम रे हो मैया रे खोल न के बढ़िया तोरे काम, मैया मोरी ओ मैया मोरी खोलो। अब इसमें कोई भी गाने जितने भी हम लोग टेक्निकली म्यूजिक में एक चीज कहते हैं 6/8, 6/8 यानी दादरे की बीट। तो जितने दादरे के गाने हैं, मतलब दादरे में ये भी गाने बजते हैं वहां पर कि वो एक बार बीट शुरू हो गई तो फिर कोई भी गाना उसमें जितने भी गाने रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया, मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया, तू गंगा की मौज मैं जमुना की धारा। बीट वही चल रही है धंग कि चिक्कक धंग कि चिक्कक धंग। फिर एक बात है बंबई के बीगी बीगी रातों में तेसी बिन कांछारे जो 4-4 घंटे गरबा में सब नाचते हैं, 3-4 गाने गुजराती के आए, लेकिन वाइब्रेंसी ऐसी होती कि उसमें पंजाब से लेके कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक हो जाता है सिर्फ गरबा की लय में, गरबा की शैली में, डांडिया के शैली में पूरा भारतवर्ष किसी भी भाषा में गाए। मैंने ऐसे कलाकार देखे हैं मराठी लावनी के गीत गा रहे हैं, बांग्ला के गीत गा रहे हैं, पंजाबी गीत गा रहे हैं, फिर वापस एक गुजराती गाना गाए, फिर फिल्म के गाने। लेकिन जो मायने रखता है कि वो मंडलाकार आवृत्ति में स्त्रियों को नृत्य करने की स्वतंत्रता, गर्भ द्वीप की चेतना यानी स्त्री मात्र शक्ति की प्रधानता को स्वीकारना, वो गरबा की जो एक पूरी मुझे लगता है एक वैश्विक आज वाइब्रेंसी है, उसमें नारी स्वतंत्रता मुझे लगता है बहुत बड़ा उसका एक प्रतीक बिंदु बनता है। और वो इसीलिए दीप के आसपास जो नाचते नाचते हैं करती वो हैं। उसकी वजह वही है।